सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर ये नहीं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी था। खबर ये है कि अमेरिका अफगानिस्तान में बदतरीन शिकस्त खाने के बाद अपने इस अहम इत्तेहादी को एक बार फिर मुश्किलात की फ्रंट लाइन पर छोड़कर फरार हो रहा है। और सितम यह है कि अमेरिका और यूरोप की पाकिस्तान के बारे में बदएतिमादी फिर खत्म नहीं हो रही। लेकिन यह बात मानना पड़ेगी कि अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर पाकिस्तान के मशवरे नजरअंदाज किए गए तो दुनिया को फिर नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि 1980 की दिहाई में जब रूस अफगानिस्तान से निकला तो उसके असरात का सबसे ज्यादा सामना पाकिस्तान को करना पड़ा। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के हाथों जो जख्म हमने उठाए वो सब जानते हैं। इसलिए अब दुनिया को पाकिस्तान की बात को सुनना होगा ताकि अफगानिस्तान के मसले का ऐसा हल निकाला जा सके जिससे बाद में मसाइल जन्म न लें। इस हवाले से आज अस्करी क़यादत की तरफ से पार्लिमानी कमेटियों को अहम ब्रीफिंग दी गई जिसमें मसाइल और इनके हल की पाकिस्तानी हिकमत अमली पर बात की गई होगी। लेकिन अलमिया यह है कि राहबर कहलवाने वाले सियासी रहनुमा तारीख के इस नाजुक मोड़ पर भी सियासत चमकाना चाहते हैं। पीडीएम एक बार फिर जलसे जुलूस और इस्लामाबाद मार्च के नारे मार रही है। कराची जलसे में मौलाना फजलुर रहमान इनकलाब इनकलाब की सदा बुलंद करते नजर आए। मगर सवाल यह है कि कौन सा इनकलाब जिस पर अपोजिशन खुद मुत्तफिक नहीं। पीपल्स पार्टी एएनपी पहले किनारा कर गई, अब आ जाके नून लीग बाकी बची है जिसके कायद वक्तन फवक्तन वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वोट को इज्जत कैसे मिले जब नून लीग के सदर ही इस नारे के पीछे चलने को तैयार नहीं। बड़े मियाँ जिसे ललकारते हैं, छोटे मियाँ उसी से हिमायत ना मिलने के गिले शिकवे करते नजर आते हैं। कभी पाँव पड़ने, कभी ग्रैंड नेशनल डायलॉग और कभी कौमी हुकूमत का जिक्र शहबाज शरीफ साहब की जुबान पर होता है। अब सवाल यह है कि जब पीडीएम की बड़ी पार्टी में इत्तेफाक राय नहीं कि हुकूमत से कैसे निपटना है तो ऐसे में पीडीएम फिर इस्लामाबाद मार्च करके कौन सा तीर मार लेगी। सवाल यह भी है कि नून लीग किस चीज की तलाश में है, इसे अवामी ताईद की तलाश है या फिर एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत की जुस्तजू। इसी से आगाज करते हैं। बाबर डोगर गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, बड़ा जबरदस्त शो था पीडीएम का, अब तो लगता है लॉन्ग मार्च होकर रहेगा, इनकलाब आने लगा है। उसामा साहब, लॉन्ग मार्च का तो मुझे पता नहीं है। मुझे एक बात बताएं, अभी शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट हमारा 30% भी साथ दे देती, 30% भी साथ दे देती तो शायद सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट होता जी। मुझे एक चीज़, मैं जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, इनके भाई वज़ीर आज़म थे, तो भाई को रोकते उस वक्त जब डॉन लीक्स हो रही थी तो रोकते अपनी भतीजी को, रोक लेते अपने भाई को कि भाई इस तरह ना करो, इस तरह से मुल्क को नुकसान होगा। जब भाई साहब अपनी मर्जी से मोदी की ओवरटेकिंग पे जा रहे थे तो उनको मना करते, रोक लेते। जब मोदी इनके घर में शादी पे आ रहा था तो मना कर देते अपने भाई को, रोक लेते। किसने कहा था? एस्टेब्लिशमेंट को तो ये खुद ये साजिशों में उलझा देते हैं, ये खुद डांलिश करते हैं, ये खुद एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ साजिशें करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं थी। भाई किस तरह से एक पेज पे हो सकती है जब आपके अंदर आपकी अपनी रियासती अदारों के खिलाफ जहर भरा हो, जब आप अपनी रियासती इदारों के खिलाफ खुद साजिशें कर रहे हो, तो रियासती इदारे आपके साथ किस तरह से चल सकते हैं? उसका नतीजा यही है जो होना है। अब आपको याद आता है कि जनाब इनको तो सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी सेम पेज पे आ जाते। किसने रोका था आपको? मैंने तो नहीं कहा था। किसने मशवरा दिया था? उस वक्त आपके मिनिस्टर अपने चौधरी निसार अली खान, वो जो रोता रहा उस वक्त, खुदा का नाम है ये ना करो, जलील हो जाओगे, उस वक्त उसको बाहर निकाल दिया, किसी की सुनी नहीं है और बाद में रोते रह गए मुझे क्यों निकाला। पनामा लीक आपने की, कोर्ट में केसेस आपके गए और गालियाँ आप रियासती इदारों को दें। कभी आप कोर्ट्स के खिलाफ साजिशें करें, कभी आप अदालतों के खिलाफ साजिशें करें, कभी फौज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करें और उसके बाद कहें कि जी अगर हमें सपोर्ट मिली होती। तो मेरा तो सवाल ये है कि वो जो थप्पड़ बाद में याद है वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। जब आपको मेरा मतलब मौका मिला था उस वक्त तो आप कुछ कर ही नहीं सके। और नहीं उसामा साहब, ये हकीकत है, ये रियलिटी है, ये पाकिस्तान की तारीख है कि आज जो ये बातें करते हैं, माजी में जब भी इनको इक़्तिदार मिला, जब भी इनको हुकूमत मिली, इन्होंने उससे बिल्कुल उलट किया।
आज शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि जनाब मैं एक कौमी हुकूमत बनाएंगे, कंसेंसस के साथ चलेंगे। मैं आपको कहता हूं कि शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत नहीं बना सकता। जय मैं आपको चैलेंज करता हूं। क्यों? मैंने यहाँ पर देखा उसका काम करने का तरीकाकार, वो तो फर्द वाहिद की हुकूमत होती है। वो तो किसी को अपने मिनिस्टर को इत्मीनान में नहीं लेते, वो तो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। इनका 2008 से 2013 तक पीपल पार्टी के साथ कोलिशन बना था ना, वो 2 साल भी नहीं चल सका। शहबाज शरीफ की वजह से नहीं चल सका। यही शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब था, अल्टीमेटली इन्होंने उनको धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। तमाम सेक्रेटरीज को क्लियर हदायत थी कि अपने मिनिस्टर का कोई काम तुमने नहीं करना, पीपल पार्टी के किसी मिनिस्टर का कोई काम तुमने नहीं करना। ये सेक्रेटरीज को वादे तौर पर हदायत थी। अच्छा। तो आज आप कह रहे हैं कि जी मैं कोलिशन गवर्नमेंट चलाऊंगा, जब आपके पास मौका था उस वक्त आप कोलिशन जो पार्टनर थे उनको आप स्पेस देने को तैयार नहीं थे। मगर अब भी जो बात हो रही है गुलाम नबी साहब, वो ये है, मरीम साहब कह रही है कि बयानिया सिर्फ नवाज शरीफ का, ये ट्रेंड भी चलाया गया, बयानिया नवाज शरीफ का, बाकी तो सिर्फ रद्द अमल है। फिर वहाँ उनकी तकरीर भी कराई जाती है, एक दफ़ा फिर जिस तरह के जुमले बोले जाते हैं उस पर तो मैं आऊँगा। लेकिन ये इनकलाब अब कहा जा रहा है कि वक्त आ गया है। फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, लाखों लोग हम इस्लामाबाद लेकर आएंगे और इस हुकूमत को हमने दफन करना है। ये इनकलाब अब क्यों आ रहा है? मतलब ये 30 साल जो हमने देखे वो इनकलाब था, जब फजलुर रहमान साहब हुकूमत का हिस्सा रहे वो सब इनकलाब था। तो इनकलाब तो होता है कि जब पीछे जो दौर रहा उससे कुछ बदल के आई। ये किस किस्म का इनकलाब होगा कि वही नवाज शरीफ की हुकूमत, वही फजलुर रहमान साहब हुकूमत में हो? वो इनकलाब कैसे हो सकता है? मौलाना फजल रहमान जो हैं इस वक्त उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो तमाम जो PDM के जलसे हैं, जलूस हैं और जो एहतजाज है उसको वो लीड करें। और अंदरून खाना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मियाँ नवाज शरीफ से वो इस तरह के राब्तों में भी हैं कि अगर कोई चांस ऐसा बनता है 2022 के इलेक्शंस के नतीजे में, तो अगर हम उसको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाएं तो आप प्राइम मिनिस्टर के लिए हमारा सोचिएगा। अच्छा, यानी कि वज़ीर आज़म के लिए मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि हमारा सोचें। ऐसे ही तो ये इस सूरत हाल को लेके अभी जो इनकलाब बर्पा होने जा रहा है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मौलाना फजल रहमान फुल चार्ज हैं। और खुशकिस्मती कह लें मौलाना साहब की कि वो रेलेवेंट भी हो गए हैं इस वक्त। वो वाली सूरत हाल नहीं है जिस तरह से आज से 3 साल कबल और पिछले 6 माह तक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनको मौलाना डीज़ल और दीगर उनके अहबाब जो हैं वो भी परमट और इस तरह की बातें सुनाते थे, करते थे। अब वो वक्त नहीं रहा कि जो इमरान खान साहब हैं वो कोई इस तरह की बातें कर सकें, ना उनकी को पार्टी को भी हिदायत दे दी गई हैं कि वो भी इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि खित्ते की जो सूरत हाल है उसके तनाज़र में मौलाना साहब इस वक्त रेलेवेंट हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी है वो मरियम नवाज़ कि वो कह रही हैं कि बयानिया सिर्फ नवाज शरीफ का चलेगा। तो अभी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं और हतमी मराहल में है उनकी बातचीत। और मियां नवाज शरीफ से जो वक्त उन्होंने लिया हुआ था वो मिड सितंबर तक वो वक्त ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। यानी उस वक्त तक अगर वो कोई प्रोग्रेस दे सके और उनकी बातचीत फाइनलाइज हो गई ज़िम्मेदारान के साथ, तो उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसको हम कह सकते हैं, तो 15 सितंबर तक वो किसी न किसी तरफ बात लग जाएगी। और अगर कोई बात लग जाती है तो फिर शहबाज शरीफ साहब उसी तरह से चलाएंगे जिस तरह से पहले चीज़ों को वो चला रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। और एक बात नुक्ता जो जिसके ऊपर मुकम्मल एम्फसाइज है दोनों जमातों का, वो ये है कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस 2020 यानी कि 2022 के जो इंतखाबात हैं उनको बिल्कुल साफ़ शफाफ करवाया जाए। तो साफ़ शफाफ इस हद तक तो साफ़ शफाफ नहीं हो सकते कि वो 100% ही उसका रिजल्ट जो है वो शफाफियत पर मबनी हो। कुछ परसेंटेज उसको कह सकते हैं कि उसमें न्यूट्रलाइजेशन जो है उसका फैक्टर ज़्यादा कराने के लिए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये बात जहन में रखिए कि अगर ये मामला शहबाज शरीफ साहब हल ना कर सके तो उनका ये आखिरी चांस है। ये बिल्कुल पत्थर पे लकीर है कि ये 15 दिन उनके पास आखिरी हैं। उसके बाद फिर वाक़तन मियां नवाज शरीफ और मरियम ही
जो भी डिसाइड करना होगा फिर वही करेंगे। वही फिर करेंगे, उसी तरह तब जिस तरह पहले जी। शहबाज शरीफ साहब को एक वक्त मिला था जी जी जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मैं मामला तय कर लूँगा, जी जी तो लेकिन मामला तय ना कर सके और उसमें आप जानते हैं कि जो रुकावटें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी डाली गई और जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनकी तरफ से भी डाली गई। तो इस वजह से जो पॉलिटिक्स है अब दोबारा उसी जगह पे आप पहुंची है कि अब या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जो है वो 15 सितंबर से ऑनवर्ड इस फैसले को लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो चलेगी। चल, लेकिन बाबर साहब 15 सितंबर तक का वक्त है, लेकिन मरीम साहबा वो चैन से चचा को कुछ करने दें तो फिर वो फिर कह जाती हैं बयानिया वो चलेगा, नवाज शरीफ साहब फिर कोई फुल जड़ी छोड़ देते हैं, फिर कोई ना कोई मसला शहबाज शरीफ के लिए क्रिएट कर देते हैं। अगरचे कहा जाता है शहबाज शरीफ की कोशिशों से ही वो मुल्क से बाहर गए, तो उसके बाद फिर वो ऐसे मामला बिगाड़ देते हैं। बेचारे शहबाज शरीफ साहब करें तो करें क्या, वो तो अपने भाई की कारकर्दगी गिना देते हैं कि दूध और शहद की नहरें बहती थी। बड़ा दिलचस्प मैं देख रहा था उनके जुमले तकरीर में, वो कहते हैं कि जनाब देखें ये 350 कनाल के घर में रहता है। अच्छा, नवाज शरीफ भी इस तरह की बातें कर रहे थे कि जी मुझे बड़ा दुख होता है, यहाँ इंसाफ सिर्फ अमीर के लिए है, गरीब को कुछ नहीं मिलता, यहाँ गरीब रुल गया है, यहाँ अशराफिया है, चंद लाख लोग हैं जो कब्जा किए बैठे हैं हर चीज़ पर, वो अमीर लोग हैं, उनके लिए हर चीज़ है, उनके पास दौलत है, उनके पास पैसा है। मुझे तो समझ नहीं ऐसा लग रहा था कोई इमरान खान की पुरानी तकरीर को दोहरा रहे हैं। और कायद-ए-आज़म के फरमुदात की भी शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे तो कि जी हमने उस पर अमल नहीं किया वरना बड़ा कुछ होता। अब वो तो कायद-ए-आज़म ये भी नहीं कहा था तो उनको साथ ये भी कहना चाहिए था कि यहाँ पर शराफिया की हुकूमत है, वो शराफिया जो उनके सारे एसेट जो है वो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके बच्चे पाकिस्तान से बाहर बिजनेस कर रहे हैं। वो शराफिया है कि जब बीमार होती है तो अपना इलाज लंदन से जाके करवाती है। वो शराफिया का जिनका सारा बिजनेस जो है वो लंदन में है। वो शराफिया जिनके बच्चों की शादियाँ भी लंदन में होती हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई ना जी कि ये कि जनाब वो की पाकिस्तान में एक शराफिया जो है वो रायविंड में हजारों एकड़ के प्लॉटों पर कब्जा किया हुआ है, उनके पैसा बनाया हुआ है, बैंक बैलेंस उनके हैं, सारी दौलत उन्होंने मुल्क की हथियाई हुई है। अच्छा, वो खजाने वो लूट लिए उन्होंने। बाबर डोगर साहब, जी जी बाबर डोगर साहब उन्होंने ये भी कहा था कि वो शराफिया जिनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं। नहीं, ये तो बाबर साहब कह रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने इस तरह की तमाम बातें कही हैं कि जी उन्होंने सब चीज़ों पर कब्जा कर लिया। मगर ये जो बात गुलाम रज़ा साहब कह रहे हैं 15 सितंबर की तारीख, तो बाबर साहब शहबाज शरीफ कैसे कामयाब होंगे? मरीम साहबा तो नहीं उनको कामयाब होने देती, कोई भी बात ही चलती है। लेकिन वो नेशनल गवर्नमेंट की बात, वही पाँव पकड़ने की बात, 30% भी हमारा साथ हो, वो बातें, तो जितनी हिमायत इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत को हासिल है किसी को नहीं थी। मगर माजी तो हमें लगता है इनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत, एतजाज़ सिंध कहते हैं ये तो लाडले हैं रियासत के। फिर मुझे तो हंसी आई जब नवाज शरीफ साहब ने कहा जी इंसाफ नहीं मिलता यहाँ गरीब को। वो अदालतों पर भी वो कह रहे थे कि गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, अमीर ले जाता है, तो वो तो इतवार को लग जाती है अदालत। नवाज शरीफ का तो रिकॉर्ड यही कहता है कि ये हमेशा जो है वो एक बात मशहूर है कि सिफारिश से आया और मेरिट पे गया। तो शहबाज शरीफ की आप 90 की गवर्नमेंट देख लें, उसके बाद आप 97 की गवर्नमेंट देख लें, 2013 की गवर्नमेंट देख लें कि वो हमेशा एम्पायर के साथ मिलके खेले हैं और एम्पायर के साथ मिलके खेले हैं। वही नवाज शरीफ था जो तकरीर कर रहा था कि जनाब मुझे अगर जितवाना है तो फिर 2/3 मेजोरिटी मुझे दो। किसको ये कह रहे थे? अभी तो रिजल्ट आना भी नहीं शुरू हुए थे जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया। शहबाज शरीफ जो करना चाह रहे हैं सर मुझे सिर्फ इतना बताएं, शहबाज शरीफ ने ये जो ऐलान किया कि जनाब हम लॉन्ग मार्च करेंगे, किया है ना, क्या अब ये इस्तीफे देंगे? सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि इन इस्तीफों की वजह से पीडीएम टूटी, इन इस्तीफों के इशू की वजह से पार्टी पीडीएम से बाहर निकली, इन इस्तीफों की वजह से मौलाना फजलुर रहमान और मरियम का पार्टी के साथ फड्डा हुआ। उस वक्त ये कहते थे कि अगर इस्तीफे देंगे लॉन्ग मार्च से पहले तो लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, नहीं तो लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब अगर ये कह रहे हैं, अगर दो इन्होंने डेट नहीं दी, अगर ये कह रहे हैं कि ना हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो मेरा सवाल ये है कि क्या पहले इस्तीफे दे के जाएंगे उसके जब लॉन्ग मार्च करेंगे, या फिर ड्रामा करेंगे? अगर इन्होंने इस्तीफे नहीं देने और लॉन्ग मार्च करना है तो फिर पिछला लॉन्ग मार्च जो था उसमें पीपल पार्टी को क्यों निकाला? पीपल पार्टी से लड़ाई की फिर वजह क्या थी? असल वजह तो यही थी, इस्तीफे थी। पीडीएम टूटी उन इस्तीफों की वजह से कि पीपल पार्टी समझती थी कि इस्तीफे नहीं देने, और नून लीग की और मौलाना फजलुर रहमान कहते थे कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का फायदा ही कोई नहीं है, तो इससे गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ेगा। आज भी मेरा मतलब है कि नून लीग जो है वो पंजाब की दूसरी बड़ी पोलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन में है, नेशनल असम्बली में उनकी सीटें हैं, क्योंकि पंजाब से अगर इस्तीफे तो इनको देने चाहिए अगर इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है।
तो सबसे बड़ा तो सवाल ही अब नून लीग के ऊपर है कि लॉन्ग मार्च तो मेरे नज़दीक तभी कामयाब होगा जब ये इस्तीफे देके जाएंगे, ये खुद नून लीग कहती रही है। उसके बगैर नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी का क्या होगा गुलाम रज़ा साहब? वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कह रहे हैं जी अब भी मौलाना साहब इस्तीफों पर बज़िद हैं, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती। पीपल्स पार्टी की तरफ से अब बिलावल साहब ने बयान दे दिया है कि जी सब कारकुन जाले तैयारी कर लें, हमने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी है। यानी वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी इस तरह की है कि जब मौलाना फजल रहमान जो हैं अगर किसी नतीजे पे पहुंचने के करीब होंगे तो फिर एक जुलूस जो है वो ये भी लेकर उस जगह के इर्द गिर्द कहीं नज़दीक पहुंच जाएंगे। अच्छा। और लहू लगाकर शहीदों में नाम करेंगे ताकि ये कहें कि हम भी इस मामले में शामिल हाल थे और हमें भी हमारा हिस्सा जो है वो दिया जाए। अदरवाइज़ आपको पता है कि इस वक्त अच्छी गाड़ी छीन रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफात हैं, पॉलिटिक्स है, लेकिन मेन आप अगर डिसीजंस देखें गवर्नमेंट के तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी नज़र आती है। वो कोई भी डिसीजन जो पार्लियामेंट में कानून साजी के हवाले से हो या चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो या डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो, तो आपको प्रिंसिपली वो चीज़ें नज़र आती हैं। बाकी पॉलिटिक्स है कि वो कराची में ये ठीक नहीं है, पीपल्स पार्टी को हर हदफ़ तनकीद बनाया जाता है और पीपल्स पार्टी वफाक में मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करती है। तो ज़ाहिर है कि महंगाई बढ़ी है और इन्फ्लेशन की वजह से अवाम का मेयार ज़िंदगी गिरा है, गुर्बत और बेरोज़गारी में काफ़ी इजाफा हुआ है। उसको बुनियाद बनाकर ये तहरीक कोई भी जमात जो है उसको वो शुरू करती है और अभी इनका फोकस जो है वो इन चीज़ों के ऊपर ही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी, क्योंकि उन्होंने ये इस तरह के बयान देंगे तो अपने वोट को इंटैक्ट करना है। जी जी। बुनियादी तौर पे ये नहीं है कि वो किसी के खिलाफ वाकई जुलूस निकालेंगे या बहुत बड़ा कोई एहतजाज करेंगे। असल में वो अपने वोटर को इंटैक्ट कर रहे हैं अपने साथ और जोड़ रहे हैं लोगों को। लेकिन अगर ये फैसला होगा तो इलेक्शन की तैयारियां बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ये जिस तरह से पीपल्स पार्टी या अब अवाम में नजर आ रहे हैं, वज़ीर आला सिंध भी और कुली कचहरियां लगा रहे हैं और वो सारा इल्ज़ाम दे रहे हैं जितनी महरूमियां हैं कराची की। शहबाज शरीफ साहब तो रो पड़े, बड़ा दुख हुआ मुझे देखकर। शहबाज शरीफ साहब बाकायदा आंसू से रो कहते हैं मेरे मरने से पहले मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि जी ये कराची के मसाइल हल हो जाएं। तो वो यानी उस तरफ उन्होंने लॉन्ग मार्च का नहीं कहा, लेकिन पहले वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी कह रही है जितने मसाइल हैं वो विफाकी हुकूमत की वजह से हैं। वो छोड़ दें कि 5 साल जब विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तब सिंध में कौन सा दूध और शहद की नहर बहती थी, वहाँ कितने लोग कत्ल होते थे, वो अलग बात है। बाबर साहब जो आपने बात की वो सहाफ़ी किसी ने पूछा नहीं वहाँ पे उनको, सामा साहब अगर कोई पूछ लेता कि आप लाहौर में 30 साल आपने हुकूमत की है तो ज़रा लाहौर की महरूमियाँ आपने कितनी दूर की हैं और क्या सूरत हाल है लाहौरियों की, तो वो डेवलपमेंट तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने की है। अब महंगाई का इशू यकीनन है, लेकिन जब ये बात करते हैं अवामी मसाइल की बाबर साहब, तो साथ ही माजी में भी हमने देखा मरियम साहबा तक इस तरह की बात करती रही कि जी हुकूमत गिराने में इस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ दे, मगर साथ ही उसी सांस में जब आप इस्टेब्लिशमेंट इदारों के खिलाफ बात करेंगे तो वो आप साथ कैसे मांगेंगे। और ऐसी फौज कि जब आप खुद कह रहे हैं कि जी डॉन लीग्स हमारा साथ नहीं दिया, हमने ये किया और आपने बताया जो कुछ होता रहा नरेंद्र मोदी साहब, उस वक्त तहरीक इंसाफ ने क्या नहीं किया तो फौज ने हुकूमत नहीं गिराई। इन्हीं नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, नहीं साथ दिया उस वक्त तहरीक इंसाफ का, या कह रहे थे अब गए। तो अब उनसे एक तरफ आप हेल्प मांग रहे हैं कि जी इस हुकूमत को आप गिराने में हमारा साथ दें, दूसरी तरफ कहते हैं आप नहीं पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट को नहीं आना चाहिए। ये भी तो एक मखमसा है, ये भी तो एक अजीब सी बात है। सामा साहब ये मखमसा नहीं है, ये एक मुनाफ़क़त है, ये दोहरी पॉलिसी है, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मियाँ साहब कहते हैं मैं नज़रियाती हो गया, और नज़रियाती मेरा मतलब एक तरफ कहते हैं कि मैं नज़रियाती हो गया, दूसरी तरफ वो ये कह रही है, उनकी बेटी कहती है कि ना फौज जो है गवर्नमेंट गिरा दे, दूसरी तरफ वो ये कहती है कि जिसने मुज़ाकरात करने वो मेरे साथ आके मुज़ाकरात करे, और एक तरफ कह रही है कि अब किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। किस चीज़ के आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं? वो आप तो नज़रियाती हैं, जाके अवाम के साथ खड़े हो, अवाम के ज़रिए से आए, फिर आप क्या कहते हैं कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात करो, हमारे साथ टेबल पे बैठो। मियाँ साहब जब पाकिस्तान की हिस्ट्री बयान करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी मुनाफिकत, सबसे बड़ा झूठ उसमें बोल लेते हैं। मुझे बताएं, ये तो कहते हैं कि जनाब 88 में 77 में भुट्टो की गवर्नमेंट को गिरा दिया गया, वो ये कहते हैं कि मोहतरमा बेनजीर की गवर्नमेंट को गिराया गया, मेरी गवर्नमेंट को गिराया गया। मुझे एक चीज़ बताएं मियाँ साहब, जब भुट्टो की गवर्नमेंट गिरी थी उस वक़्त आप कहाँ खड़े हुए थे, किसके साथ खड़े हुए थे?
जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ साजिशें हो रही थी तो मियाँ साहब आप किसके साथ खड़े हुए थे? जब पाकिस्तान में IGI बन रही थी पे पार्टी का रास्ता रोकने के लिए तो मियाँ साहब आप कहाँ पर थे? जब जुसरा गिलानी को कोर्ट डिस्क्वालीफाई किया तो मियाँ साहब आप कहाँ पर खड़े हुए थे? तो जितने भी पाकिस्तान में जब भी जमहूरियत के खिलाफ शोखून मारा गया, जब भी माँ साहब मियाँ साहब की गवर्नमेंट के निकाल के बाकी तमाम जो साजिशें हुई हैं उसमें मियाँ साहब मरकजी किरदार थे, मरकजी किरदार थे। चाहे वो जुडिशरी के खिलाफ साजिशें हुई हैं, चाहे वो फौज के खिलाफ साजिशें हुई हैं या जमहूरियत के खिलाफ साजिशें हुई हैं, हिस्ट्री पढ़ के देख ले। 77 से लेके 2018 तक पढ़ ले सारी हिस्ट्री, आपको नजर आ जाएगा कि मियाँ साहब ने कितने डेमोक्रेटिक रहे, कितने नजरियाती रहे, कितनी जमहूरियत को जमहूरियत की खातिर अपना इक़्तिदार कुर्बान किया। बता देना। ये बड़े वैलिड सवाल है, लेकिन ये मुझे बताएं गुलाम रज़ा साहब, अगर हम देखें नवाज शरीफ साहब का एक वहाँ पर तकरीर में एक सिलसिला आता है, हम चुप रहे, जब जनाब पनामा केस आया हम चुप रहे, यानी लोग क्यों नहीं निकले? पनामा केस हुआ, यहाँ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकाला गया, हम चुप रहे, यहाँ पर इलेक्शन चोरी हो गया 2018 में, नहीं हमें हुकूमत नहीं मिली, हम चुप रहे, यानी लोगों से गिला कर रहे हैं। फिर उसके बाद जनाब नैब के केसेस बनते रहे, चुप रहे, आप लोग क्यों नहीं निकले, जेल हुई, हमें वो अपना वो राग वो कहते रहे लोग निकले क्यों नहीं, निकले क्यों नहीं, वो एक इनकलाबी बिल्कुल तकरीरें करते हैं। तो अब वो कहते हैं मैं खामोश नहीं रहूँगा, मुझे खामोश कराने की कोशिश हो रही है। वो ऐसे लग रहा है जैसे किसी भी वक्त आ सकते हैं। मैंने सोशल मीडिया पर देखा है इस तरह के मतलब बातें हो रही हैं कि बस आए खड़े आ जाएंगे मियाँ साहब, मियाँ साहब। जब वो इतने दर्द महसूस कर रहे हैं अवाम का, इतने परेशान हैं, तो ऐसे लग रहा है किसी भी वक्त आ सकते हैं पाकिस्तान और बिल्कुल गेम पलट देंगे, शायद इस इनकलाब के लिए वो आ जाएं। गेम तो शायद पलटे या ना पलटे, लेकिन मैं ये पहले आपके प्रोग्राम में ये बात हो चुकी है और हम ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं कि अगर शहबाज शरीफ का बयानिया जो है वो फेल होता है और शहबाज शरीफ कामयाब नहीं होते जो टास्क उन्हें दिया गया है, तो मियां नवाज शरीफ आएंगे, वो जेल में जाएंगे और वो जेल में बैठ के क़यादत करेंगे यहीं से अपने लोगों की। और फिर क्योंकि हालात आपको एक दफ़ा रिविज़िट करना होगा जो स्ट्रेटजिकल सूरत हाल को, मुल्की हालात को और इर्द गिर्द के माहौल को, तो ऐसे माहौल में वो ज़रूर वहाँ पाकिस्तान आ सकते हैं और वो जेल में बैठ के, क्योंकि आएंगे तारीख हुआ है कि जब भी नवाज शरीफ आए हैं वो जेल में नहीं गए, जेल आ ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। नहीं, वो जब आए थे लास्ट टाइम तब वो फिर जेल में चले गए थे। इस पर हम बात करेंगे, क्या ये इनकलाब आ रहा है, हुकूमत गिरने वाली है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं जी हुकूमत को हम दफन करेंगे, क्या ऐसा होने वाला है? ब्रेक के बाद बात। अब पता चला, अब पता चला। इनकलाब लाने की कोशिश हो रही है, PDM माइनस पीपल्स पार्टी ANP फिर कोशिश कर रही है, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया है और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में हम ये करेंगे। क्या नवाज शरीफ के वापस आए बगैर ये सब कुछ हो सकेगा? क्योंकि महंगाई है, लोग परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर अवाम की नब्ज़ पर हाथ रख देती है PDM तो फिर दोबारा उनके पास मौका है। लेकिन अभी तक मसला ये है कि इस जलसे में भी अगर हम देखें या इससे पहले भी जितने भी जलसे हुए तब एक मोमेंटम बन गया था, जो लाहौर जलसे में एकदम वो टूटता नजर आया और उसके बाद फिर हालात बहुत अजीबोगरीब हो गए। फजलुर रहमान साहब तो ये कह रहे हैं कि हमने कोरोना की वजह से कुछ अरसे के लिए रोका, लोगों ने कहा जी PDM खामोश हो गई है, तो अब जनाब रोड कारवां भी होंगे, शहर शहर रैलियाँ भी होंगी। तो बाबर साहब कोरोना तो कहीं नहीं गया, अभी भी मैं देख रहा था सिंध में फिर पाबंदियां लगा दी गई हैं सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, लेकिन वो तो काम जारी है। अब जलसों की इजाज़त भी उन्होंने दे दी, अब ये कह रहे हैं रोड कारवां भी होगा, रैलियां भी होंगी, लेकिन कारकुन तो हैं। अभी इन्होंने खुद कहा जी 10,000 तो रजाकार वहां पर मौजूद थे। ये जमीयत इस्लाम चूंकि मेज़बानी कर रही थी तो इस वजह से उनका कहना है 10,000 तो कारकुन थे, तो लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं, मगर आम आदमी की शिरकत नहीं हो रही। आम जो दिहाड़ीदार है, जो मजदूर है, जो बेचारा चले अगर सरकारी कोई मुलाजिम भी है वो भी, तो वो तबका नहीं साथ आ रहा, अगरचे वो परेशान है, तो वो क्यों नहीं साथ दे रहा? वरना तो शायद वाकई ये सोचते कि हाँ जी ये इतना मोमेंटम बन गया, लोग हमारे साथ निकलने लगे हैं। उसामा साहब, जो लाहौर में उस वक्त भी जलसा हुआ था, वो लाहौर में वो जलसा मैंने कवर किया था। उस वक़्त रात को शदीद ठंड थी, शदीद ठंड में भी मैंने देखा कि रात को ही वहाँ पर KPK से स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए और वहाँ पर जो लाहौर में जो जलसा हुआ उसमें जो
70% लोगों की शिरकत थी वो मौलाना फजलुर रहमान की फॉलोइंग थी, वो उनके लोग थे। और नून लीग के जो लोग आए उन्होंने MPs MNAs की ड्यूटियां लगाई हुई थी कि जनाब आप लोगों ने बंदे लेके आने हैं। वो MPs MNAs जो थे उन्होंने भी अपने वहाँ से दिहाड़ीदार जो लोग थे उनको पैसों के लालच में, बिरयानी के लालच में, इस तरह लालच में इकट्ठा करके उनको लेके आए। और वो शायद वो जो एक तोखो की जा रही थी कि शायद लाहौर सारा उमड़ आएगा, उस तरह से नहीं हो सका। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि मरियम जो उस वक़्त बयानियाँ लेके चल रही थी उस बयानियों को लाहौरियों ने पसंद नहीं किया। उस वक़्त भी मैंने देखा कि नून लीग की जो लाहौर की लीडरशिप थी वो मरियम के उस जलसे के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी। उस वक़्त भी जो थोड़े बहुत लोग इकट्ठे किए थे वो खोखर बरादरान ने किए थे, ख्वाजा साद और इसके अलावा जितने भी लाहौर के बड़े बड़े लीडर हैं, राना मशहूद, ये उस जलसे में ये बैकग्राउंड में चले गए थे। इन्होंने बिल्कुल उस जलसे में कतन कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया था। इवन लाहौर का कहते हैं कि लाहौर में सबसे ज़्यादा जो ग्रिप है वो हमजा शहबाज शरीफ की है, तो हमजा शहबाज शरीफ तो नज़र ही नहीं आया वहाँ पर। तो लड़ाई भी हो गई थी, ख्वाजा साद रफीक साहब को मेरा ख्याल अदालत पेश में कहा जी तुम लोग नहीं लाए, तुम ये नहीं किया, और शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद थे, उन्होंने को बीच बचाव करवाया। मरियम नवाज को बड़ा गिला था कि ये सारी लाहौर की जो लीडरशिप है इन्होंने वहाँ पर बंदे इकट्ठे नहीं किए। तो उस पर ख्वाजा बरादरान जो थे उनको ये गिला था कि जनाब हमने भी जेलें काटी हैं लेकिन मियाँ साहब ने आज तक हमारा तो नाम ही नहीं लिया कि हम भी जनाब जेलें काट रहे हैं, हम भी फंसे हुए हैं, और इनको अपनी पड़ी हुई है। और उनको ये था कि बल्कि ख्वाजा साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो बाहर चले जाएंगे, हमने तो इधर ही रहना है। तो लेकिन असल चीज़ ये है कि उसामा साहब अब जो कल जलसा हुआ इसमें आपने देखा कि शायद खान अब्बासी को तकरीर नहीं करने दी, उनको मौका ही नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि जो पहले एक कैंपेन चलाई गई थी, जो जलसे किए गए थे, उसका टारगेट वो बेसिकली स्पॉन्सर थे मियां नवाज शरीफ के। और उसमें टारगेट थी फ़ौज पाकिस्तान, अदारे, जिस तरह से नवाज शरीफ की जो तकरीरें थी, मरियम की तकरीरें थी, नाम ले के लोगों को जनाब उनको जो है उनको टारगेट किया गया। तो अब सिचुएशन बिल्कुल तब्दील है। अब शहबाज शरीफ इसको लीड कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जो है वो मुफाहमत की पॉलिसी की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर उनको मौका मिला तो वो सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। उन्होंने यहाँ तक पे पार्टी का शुक्रिया अदा किया कि जनाब उस पे पार्टी की मदद की वजह से वो अपोजिशन लीडर हैं। तो ये एक मुफाहमती जो है वो चल रही है सारी कैंपेन, और उसमें जो टारगेट किया जाएगा वो सिर्फ गवर्नमेंट को किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने हुकूमत गिराने की कहीं बात नहीं की। हुकूमत को दफन करेंगे, उन्होंने कहा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा, हुकूमत को दफन करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि 2023 के जो इलेक्शन है उनको फेयर किया जाए। उन्होंने 2022 नहीं कहा, उन्होंने 2021 नहीं कहा, उन्होंने कहा 2023 के इलेक्शन को फेयर किया जाए। तो 2023 के इलेक्शन को अगर फेयर करना है तो फिर इसका मतलब गवर्नमेंट तो यही जाएगी कि ये उसको कैसे गिराएंगे। और मुझे तो नहीं लग रहा कि फिलहाल ये इस पोजीशन में, आज तो चौधरी प्रेलाई का भी बयान आ गया कि वो पंजाब हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, और वो किसी भी ऐसी अटेम्प्ट जो है अगर उनको पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए होती है तो वो उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो एक तो आज तो उन्होंने ऐलान कह दिया उस्मान बुज़दार साहब का साथ देने को उन्होंने कहा। तो मुझे एक बात बताएं, चौधरी बरादरान अगर नहीं खड़े होते तो पंजाब में गवर्नमेंट कैसे गिरेगी? मेरा तो बहुत बड़ा सर वो लॉन्ग मार्च से, वो इनकलाब से गिरेगी। मुझे बताएं गुलाम नज़र साहब कि इदारों के खिलाफ बोलकर, जिस तरह अभी भी देखें तकरीरों में नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि जी खुदा खौफी वाले जज, कुछ जज, यानी वो बाकी वो देखें ना कि वही इदारों को आपस में लड़ाना, कि सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा जो जज हैं वो अच्छे नहीं हैं, सिर्फ चंद एक जज जो मतलब हक में फैसला दे दें या कोई तकरीरें इस तरह की कर दें या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अगर हो जाए, वो खुदा खौफी वाले जज जो देते हैं, बाकी बुरे हो जाते हैं। यानी ये डिवाइड, इसी तरह से कुछ जनाब फौज में लोग इस तरह से हैं, वो लड़ाने की कोशिश, डिवाइड करने की कोशिश, ये जब होगा तो आज़ाद कश्मीर में देख भी लिया रिजल्ट आपने। उसके बावजूद माजी में आर पार होना था, मरीम साहब ने कहा कि आर या पार, वो नहीं होता। फिर हमने देखा जी इस्तीफे आने थे, वो नहीं हो सका। फजलुर रहमान साहब का जी ठंड बड़ी थी इसलिए वो हमारा कामयाबी नहीं हो सका, वो जो धरना था उसके बाद ही पूरे मुल्क में उन्होंने फैला देना था और हर शहर बंद करना था, वो हमने देखा कि नहीं हुआ। तो स्ट्रीट पावर होने के बावजूद अगर ये सब नहीं हो सका, इस्तीफे भी नहीं आ सके, तो अब शहबाज शरीफ साहब के माजी को देखें, वो तो कहते थे मैं पेट फाड़ दूंगा, घसीटूंगा सड़कों पर।
तो एक तरफ वो ये भी सोच रखते थे। तो महंगाई की इन्होंने बात जरूर की, अवामी मसाइल की बात जरूर की है, लेकिन जब इस तरह से इदारों को टारगेट करके या आपके तजादात होंगे तो कैसे लीड करेंगे इस्लामाबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च को या इनकलाब को या हुकूमत गिराने को? देखिए, ये जो बातें की जा रही हैं और जिन लोगों की तरफ से की जा रही हैं, अगर आप शहबाज शरीफ साहब की बात सुने तो आपको किसी जगह पे भी आपको नहीं कोई चीज़ ऐसी सुनाई देगी जिसमें वो ये कहते पाए गए हों कि हम जो है वो फ़लाँ अदारे ने इस तरह किया है, या फ़लाँ जो अदारा है उसमें बैठे हुए जजेस ठीक नहीं हैं, या वहाँ पे बैठे हुए जो दीगर लोग हैं वो ठीक नहीं हैं। वहाँ उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है। जो बातें जितनी भी की हैं वो तो मियां नवाज शरीफ ने की हैं, और आप जानते हैं कि उनकी तकारीर और उनकी किसी भी चीज़ को बात करने के ऊपर मुकम्मल पाबंदी है, और वो इररेलेवेंट हैं, वो उनकी बातें जितनी भी हैं। वो पहले भी इस तरह की बातें करते रहे। ये रास्ता बनाने की कोशिशें हैं, ये बार बार जो इस तरह के अटैम्प्ट की जाती है और मुख्तलिफ अदारों को मिलान किया जाता है, उनमें चंद लोगों के ऊपर उंगली उठाई जाती है और फिर मियां नवाज शरीफ साहब ये कह देते हैं। ये लोग इसको पसीराई नहीं मिल रही, इनको बार बार इस चीज़ को देख रहे हैं, बताया जा रहा है, मगर बाज क्यों नहीं आते? फिर बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। वो कुछ चीज़ वो बिक नहीं रही है, लेकिन जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं या जिन लोगों को की तरफ इशारा किया जाता है, देखिए उनकी तो जो आप ये कह लें कि इज़्ज़त नफ्स मजरूह की जा रही है ना, उनको तो टारगेट किया जा रहा है। तो उनको तो समझ आ रही है इस चीज़ की कि ये अगर कोई भी बात की जाती है, कभी जिस तरह जनरल बाजवा साहब को छेड़ते थे, जो पिज़्ज़ा का नाम लेते थे, तो इस तरह की बातें करते थे। मरियम भी करती रही हैं, नवाज शरीफ भी करते रहे हैं, और बाकी उनकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो भी करते रहे हैं। मैं आसिम बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ। तो वो जो चीज़ें इस तरह की हुई हैं, तो उसमें आपने ये पहले ऑब्ज़र्व किया, अब भी हमने देखा कि ये बार बार इस तरह की चीज़ें मिलान करने के लिए, वो देखें आखिरकार जो बाजवा साहब थे वो छोड़ गए और उनको छोड़ना पड़ा। ये चीज़ें इस तरह से बार बार टारगेट, कभी एक को टारगेट करते हैं, कभी दो को टारगेट करते हैं, कभी तीन को टारगेट करते हैं, और इंटरनेशनल मीडिया भी इन चीज़ों को उछालता है। और फिर ये होता है कि प्रेशर नीचे जो है वो भी हायरार्की में थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्डअप होता है। ये और कुछ नहीं है। मैं आपको बार बार ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें अवाम के लिए कुछ नहीं है, इसमें महंगाई ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं है। ये जितना भी हो रहा है ये अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए हो रहा है, और अपनी पार्टी को मुख्तलिफ इक़्तिदार के लिए मुख्तलिफ रास्ते लेने के लिए ये बातें की जा रही हैं। इसमें अवाम का दर्द शामिल नहीं है। अवाम का दर्द शामिल नहीं, इसलिए अवाम इसमें शामिल नहीं हो रहे, वरना कोई मजदूर हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, कोई हमें नज़र आए, कोई दीगर लोग इसमें शामिल हों या उनके साथ जाकर बैठे। बाबर साहब, एक मिनट है मेरे पास, तारीख क्यों नहीं दी जा रही फिर इस लॉन्ग मार्च की? क्या ये रैलियाँ, जलसे जुलूस होंगे, रोड कारवां होंगे, उसके बाद देखा जाएगा कोई मोमेंटम बनता है तो फिर तारीख दी जाएगी, या बस ये ऐसे ही चलना है अब 2023 तक? उसामा साहब, मुझे तो लग रहा है कि ऐसे ही चलना है। ये शहबाज शरीफ को भी पता है कि गवर्नमेंट को नहीं गिरा सकते, और शहबाज शरीफ को भी पता है कि गवर्नमेंट गिरेगी तो किन के कहने पर गिरेगी, कहाँ से डोरियाँ हिलेंगी तो ये गवर्नमेंट गिरेगी, और जहाँ से डोरियाँ हिलनी है वहाँ से तो फिलहाल कोई ऐसा इशारा नहीं है कि इस गवर्नमेंट को गिराना है या ये करना है। तो वो ये समझते हैं कि इस तरह के जो जलसे हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेकार है। तो ये ज़रूर है कि शहबाज शरीफ ने चूँकि उनको मौका मिला, अब उन्होंने कुछ करके दिखाना था, लिहाजा वो कराची गए। कराची में उन्होंने एक एक्टिविटी जनरेट की और ये साबित करने की कोशिश की कि मरियम पीछे चली गई हैं और पार्टी की बागडोर मेरे पास है, और मैंने ही अब नए बयानिए के साथ इस पार्टी को चलाने की कोशिश करनी है। तो ये जो तासुर था वो उन्होंने दे दिया। वहाँ जाकर कराची में नून लीग की एक्टिविटी जनरेट की, वहाँ लोगों से मिले हैं, वहाँ पे जलसा किया है। तो ये जलसे इतनी स्पीड से नहीं होंगे, ये बड़े स्लो होंगे, और शहबाज शरीफ बड़े आराम से जो वो जाएंगे, कोई एक आधा इस्लामाबाद में कर लेंगे। ये वो वाला एयरपोर्ट वाला ही होने लगा है कि वो गाड़ी जिस तरह उनकी, सर वो उनको पता है कि 2023 है, अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है और उन्हें स्लो चलना है, उन तेज़ी में नहीं है, वो जल्दी में नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत की बात करें तो वहाँ सब जल्दी में अमरीकी की अफवाज भी निकली, बहुत सी बातें की गई कि जी पाकिस्तान में क्यों लाया जा रहा है इनखला के लिए। इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है और आलमी बरादरी से क्या डिमांड है पाकिस्तान की। ब्रेक के बाद बात करते हैं।
अब पता चला। अब पता चला। आज एक मरतबा फिर GHQ में पार्लिमानी वफूद को इस वक्त की जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान में इंटरनल चैलेंजेस, एक्सटर्नल जो सूरत हाल है, हम देखते हैं भारत क्या कर रहा है, इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। पहले भी हमने देखा 1 जुलाई को पार्लियामेंट में आकर इस तरह ब्रीफिंग दी गई थी और बुनियादी पैगाम उस वक्त भी ये था कि हमारे अंदर तकसीम नहीं होनी चाहिए। सियासत अब बदल रही है, दुनिया की सियासत बदल रही है और बड़े वक्त पर ये सब चीज़ें बताई गई थी और फिर हमने देखा कितनी तेज़ी से सूरत हाल बदली है। कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर रहा था इतनी जल्दी अफ़गान हुकूमत गिर जाएगी और काबुल तक पहुंच जाएंगे तालिबान। अब उसके बाद इस वक्त इनखला जारी है अमेरिका का और इत्तेहादी अफवाज का तकरीबन मुकम्मल हो गया है सारा मामला। और जो डेडलाइन थी, जो बाइडन ने कहा जी हमने उसको मीट करना है, 31 अगस्त से पहले हमने निकल आना है। अब उसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है। सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, बड़ा माइन्यूटली, बड़े गौर से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या होता है। प्रोपेगेंडा अपनी जगह जारी है। इसी तरह तस्वीर वायरल कर दी जाती हैं जी, ये कि जी फ़ौज किस तरह से आ गई, अमरीकी फ़ौज इस्लामाबाद में क्यों आ गई, क्या हो रहा है, ये बातें पूछी जाती हैं, सवाल पूछे जाते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पाकिस्तान को सराहा रहा है, खुराक की तरसील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, वरना 1,40,00,000 लोग भूख से मर सकते हैं अफगानिस्तान में, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कह रहा है। WHO ने अभी अद्वियात भेजी हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भेजी हैं, उसमें भी पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है। अच्छा, अब बाबर डोगर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी क्रिटिकल है क्योंकि पाकिस्तान पर जिम्मेदारी भी बहुत है। पाकिस्तान दुनिया को समझा भी रहा है क्योंकि हमने देखा है सबसे ज़्यादा हम मुतासर हुए हैं कि किसी तरह से अब ये ना हो कि दुनिया यहाँ से निकल रही है और बस मुंह मोड़ ले और पीछे तबाही छोड़ जाए। तो किसी ना किसी तरह यहाँ पर अमन के लिए, और वो बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं, अमेरिका को भी समझ आ रही है कि अगर हम तालिबान को बिल्कुल ही एक साइड लाइन लगा देंगे तो यहाँ दाइश है, तो बजाय इसके कि उसका खात्मा किया जाए, दहशतगर्दों का खात्मा किया जाए, हम अगर बिल्कुल ही कट ऑफ हो गए, एक ताल्लुक तो उन्होंने बना के रखा हुआ है तालिबान से। देखिए उसामा साहब, अमेरिका जो है वो एक बार फिर गलती कर रहा है। माजी में भी अमेरिका ये कोशिश करता रहा है कि जनाब अफ़गानिस्तान में इंडियन हेजमनी कायम हो, इस खित्ते में इंडिया जो है उसकी चुराहट हो और अमेरिका जब जाए तो वो सारे खित्ते की चुराहट इंडिया को देके जाए। अच्छा, उसका रिजल्ट ये निकला कि अफ़गान फ़ौज की ट्रेनिंग इंडिया ने की, जॉइंट एक्सरसाइज वो उनके साथ करता रहा और सारी इन्वेस्टमेंट उस फौज पे की जो कि अफ़गान तालिबान के सामने 1 घंटा भी ठहर नहीं सकी और बगैर एक गोली चलाए उन्होंने सारा अफ़गानिस्तान जो है वो फतह कर लिया। अब दूसरी तरफ दाइश है। आप फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन पढ़ें, फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन ने खुद वाज़े तौर पर यह लिखा कि श्रीलंका में जो अटैक हुए थे उसके पीछे दाइश था और दाइश को इंडिया सपोर्ट कर रहा था। ये फॉरेन और खुद अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने कहा कि दाइश जो है, दाइश के और इंडिया के ताल्लुकात हैं। यहाँ तक कि दाइश के इंडिया में जो ऑफिसेज हैं वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने खुलवाए हैं। तो दाइश को इंडिया अफगानिस्तान में भी, पंजशेर में भी, इधर उधर जो है वो इंडिया सपोर्ट करता रहा। ऐसे तमाम एलिमेंट्स को जिनको वो समझता है कि जिनके ज़रिए से वो तालिबान की गवर्नमेंट तंग कर सकते हैं या तालिबान में अफगानिस्तान में खाना जंगी हो सकती है, वो सारे एलिमेंट्स, चाहे वो पंजशेर का इलाका है, चाहे वो दाइश है, IS है, उसको इंडिया या TTP है, उसको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया बैक कर रहा है। और इंडिया जो है उसके अज़ाइम यही है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो, अफ़गानिस्तान में अमन ना हो, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा तो उससे ऑफकोर्स पाकिस्तान जो है उसका भी अमन खलल पड़ेगा, पाकिस्तान डिस्टर्ब होगा। तो ये सारा कुछ अमेरिका कर रहा है, इंडिया कर रहा है और अमेरिका जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। अब अगर इंडिया पाकिस्तान पे एतमाद करता, अगर अमेरिका पाकिस्तान इंडिया को चुराहट की तरफ ना जाता, पाकिस्तान की IS से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये कहता कि अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको स्ट्रेंथन करें, अफ़गानिस्तान में अमन लेके आएँ, तो हो सकता है कि आज सूरत मुख्तलिफ होती, आज तारीख मुख्तलिफ होती। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान पे एतमाद नहीं किया और उसका खमियाजा अमेरिका भी भुगत रहा है और सारी दुनिया भुगत रही है। आज फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पे एतमाद करता है, पाकिस्तान की बात को मानता है, पाकिस्तान की बात को अहमियत देता है, तो दुनिया में अमन हो सकता है, अफगानिस्तान में अमन हो सकता है, इस खित्ते में भी अमन हो सकता है। बिल्कुल आज मोहित यूसुफ जो है, जो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया ने अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज ना किया तो फिर
सारी दुनिया में एक और 9/11 हो, फिर दुनिया में एक और 9/11 हो सकता है, यानी कि एक और इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान में दाइश भी है, TTP भी है, वहाँ पर बेतहाशा दहशतगर्द तंजीमें जो है वो मौजूद हैं, और ये एक बड़ा चैलेंज है। अगर तालिबान को दुनिया सपोर्ट करती है, दुनिया उनके पीछे खड़ी होती है, वो मायदा किया हुआ है उन्होंने, वो अपने मायदे पे कायम है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के तौर पे इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन मसला ये है कि आप उनको इत्मीनान दें, आप उनको सपोर्ट करें, तो वो रिज़ल्ट देंगे। तो अगर अमेरिका का मुतमईन नज़र कुछ और है, अगर वो ये चाहता है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो, और वो ये चाह रहा है कि उसके जाने के बाद खिते में स्टेबिलिटी ना आए, और इंडिया के साथ जो गठजोड़ है वो इसी तरह कायम रहता है, तो मैं फिर इस इलाके की बड़ी बदकिस्मती हो। अब ये बात गुलाम मुर्तज़ा साहब बड़ी अजीबोगरीब है कि कहते हैं ना, परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होता है कि आपका इमेज क्या बन जाता है। अब देखिए, अगर पाकिस्तान को आप इल्ज़ाम देने की कोशिश करते हैं, मीडिया में भी दीगर और दूसरी चीज़ों में प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो फिर इराक़ की सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? वहाँ देख लें क्या हालात हैं, अफगानिस्तान से कोई मुख्तलिफ तो नहीं है। शाम में आप देख रहे हैं, अभी यमन में देख रहे हैं, अभी जिस तरह का वहाँ अटैक हुआ है, 30 वहाँ पर जो यमनी फ़ौजी थे वो वहाँ पर मारे गए, और पता नहीं कितने ज़ख्मी हुए, वो हुसियों ने वहाँ जो अटैक किया, तो उसमें फिर सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? अब वहाँ पर भी तो अमेरिका निकल रहा है, वहाँ भी वो बात कर चुका है कि जी हम हुसियों को सपोर्ट करते हैं, किसी तरह से कोई यहाँ पर अमन आ सके। फिर उसका जिम्मेदार कौन है? अमल अगर देखें पाकिस्तान का, तो दुनिया के सामने है, पाकिस्तान तो अमन के लिए सब कुछ कर रहा है। और ये जो अभी फ़ौज की तस्वीरें, अमेरिकी फ़ौजियों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, वो भी तो इनखला की हैं। क्या उनको अफ़गान तालिबान ने नहीं रास्ता दिया? अफ़गान तालिबान ने अफ़गान फ़ौज को रास्ता नहीं दिया इनखला के लिए? इमरान खान ने तो ये कहा था कि हम जंग में नहीं, अमन में हम पार्टनर्स हो सकते हैं। तो अमन के लिए तो ये ज़रूरी है कि कोई बाहिफाजत सारों का इनखला हो, वरना ये कि यहाँ और अमेरिकी फ़ौजी या और मारे गए, फिर वही जंग वो कब तक जारी रहनी है? तो ये परसेप्शन को इस तरह के बना दिए जाते हैं कि एक तरफ ये कि जैसे पाकिस्तान जनाब पता नहीं वो अड्डे तो नहीं दिए, लेकिन सारी फ़ौज यहाँ पर आ गई है। दूसरी तरफ परसेप्शन बनाया जाता है वो पाकिस्तान सारा कुछ कर रहा है जी, तालिबान को लाने वाला वो है। हकीकत ये है कि अब भी अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक हुआ है अभी हाल ही में, और उसमें 2 हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो गए हैं, पाकिस्तानी जो चौकी पर अटैक हुआ है। यानी हकीकतें, फैक्ट्स कुछ और होते हैं, परसेप्शन बिल्कुल और बना दिया जाता है। स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान, आपको पता है कि एक ऐसी लोकेशन पर वाक़या है जहाँ पे इस तरह की इल्ज़ामात भी पाकिस्तान पर लगते रहे हैं और लगते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी कुर्बानियाँ देता रहा है और देता रहेगा। गुज़िश्ता अगर हम 10-15 दिनों को देख लें, 15 अगस्त के बाद से दिन ब दिन जो सूरत हाल डेवलप होती रही, पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम तलाशियाँ भी की जाती रहीं, तो काम तो पाकिस्तान आया उनके। कल अगर अमेरिकन फोर्सेस को इनखला के वक्त यहाँ पे नेटो फोर्सेस को किसी को शेल्टर दिया तो पाकिस्तान ने दिया, ले जाता है ना अमेरिका इनको इंडिया में और वहाँ उतार देता है। और वहाँ ये 7 जो लोग आए हैं, इनको अभी तक तो हमने रिफ्यूजी स्टेटस किसी को नहीं दिया। कोई भी शख्स यहाँ पे अभी एज एन अफ़गान रेफ्यूजी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, लेकिन इनके साथ तो अफ़गान हैं जो उनके तर्जमान हैं, खानसामे हैं, उनके लिए काम करते रहे हैं मुख्तलिफ़ तरह के, तो वो उनको बसाने के लिए अभी यहाँ रखा है। अगर खुदा न खासा अमेरिकन जो हैं वो यहाँ से निकल जाएँ, जो भी पासपोर्ट होल्डर्स हैं, और पीछे ये जो लोग हैं जो साथ आए हैं, तो वो इनको हमारे खाते में डाल के चले जाएं, तो फिर भी पाकिस्तान ने इनको कोई ना कोई UNHCR इनको स्टेटस दे दे कि ये रिफ्यूजीज हैं, इनको यहीं रखा जाए, हम वहाँ रह सकते। तो कुर्बानियाँ ये देखें कि हर रोज़ कुर्बानियों का जो आज जिसकी ब्रीफिंग दी गई है, उम्मीद है कि अब एक यूनिफाइड रिस्पांस जो है सियासतदानों को भी नजर आएगा, और ऐसे बिला वजह बयान नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि सबकी नज़रें, सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हुई हैं अफगान सूरत हाल की वजह से। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।